students. How are you? Hope you all are fine. संडे को आपने एग्ज़ाम दी थी एंड होप के अच्छी गई होगी. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे उसको सबसे पहले समराइज करते हुए उसका आंसर बता देता हूँ. ओके और उसके बाद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी और डाउट आता है क्वेश्चंस में या और कुछ भी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन था फ्रॉम द गिवन फंडामेंटल फोर्स डैश इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स एंड डैश इज अ वीकेस्ट फोर्स. तो ऑप्शंस हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो मैंने जब पढ़ाया था तब आपको बताया था द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर. ओके, तो वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो लिखते हैं पहला हमारा वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, GF यानी गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो ऐसी पैर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स C है. सो फर्स्ट का आंसर आपका होगा C. ओके, चलिए. सेकेंड है फ्रॉम द गिवन फंडामेंटल फोर्स विच इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फोर्स. यानी इनफाइनाइट तक कौन सा फोर्स जाता है? लार्जेस्ट. तो ऑप्शन उसमें दिए गए हैं द वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नन ऑफ दिस. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के आसपास ही रहते हैं, वो इनफाइनाइट तक या बहुत लॉन्ग रेंज तक नहीं जाते हैं. ओनली टू फोर्स आर देयर which having the large range, that is electromagnetic force and gravitational force. Okay, तो यहां पर भी हमारा आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि C रहेगा. ठीक है. चलिए, उसके बाद है द फैक्टर, द रेशियो ऑफ लेंथ स्केल इन फिजिक्स ऑफ लेंथ स्केल ऑफ गैलेक्सी एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डैश. फिर से फैक्टर, द रेशियो ऑफ, आपको क्या कौन सा लेना है? गैलेक्सी की लेंथ और न्यूक्लियस की लेंथ जो है उसका फैक्टर लेना है. चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लेंथ ऑफ द गैलेक्सी कितना है? 10 to the power 26 और डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर की रेंज 10⁻⁻14 मीटर. ठीक है, तो अप साइड जाएगा तो 10⁻26 प्लस 14, सो दैट इज 10⁻40. ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन बनता है C. आंसर इज C. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. द रेंज ऑफ टाइम स्केल अबाउट डैश कैन बी obtained by dividing the length of the scale of the speed of light. ठीक है, यानी आपको सीधा सीधा टाइम स्केल की रेंज देनी है. ओके, दैट वी हैव परफॉर्म, यानी कि न्यूक्लियस की रेंज है 10⁻⁻14, उसको स्पीड ऑफ द लाइट से हमें फैक्टर देना है. ओके, सो दैट इज 10⁻⁻14 minus 8, so that is 10⁻⁻22 सेकेंड. अप टू कितनी लेंथ है?
10⁻26, ठीक है ना, सॉरी 10:18 आएगा, लेंथ नहीं है ये, हमें टाइम का स्केल पूछा हुआ है, तो 10:18 सेकेंड, ये आपने क्या डिस्क्राइब किया था, दिस इज द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस, और दिस इज द एज ऑफ यूनिवर्स। तो ये ऑप्शन भी आपका कुछ फोर्थ का भी बनता है सी, आंसर है सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था, डैश ब्रांच ऑफ अ स्टडी चेंज है ना इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी, एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजें किस में डिस्कस होती है, कौन सी ब्रांच में डिस्कस होती है, so that is in thermodynamic, right? तो ये सब किस में डिस्कस होता है, थर्मोडायनेमिक्स में। आगे बढ़ते हैं। डैश स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर जनरेटेड द होप ऑफ एनर्जी सोर्स ऑफ अ मैनकाइंड। तो हाई टेम्परेचर पे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, लिखा नहीं है हमने, बट आज बता देता हूं कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। और फिफ्थ स्टेट क्या है, बीई स्टेट ऑफ मैटर, ओके, बोस-आइंस्टाइन स्टेट, जो लोअर स्टेट पे मिलता है। प्लाज्मा वेरी हाई एनर्जेटिक है, तो वो एनर्जी का या फ्यूचर सोर्स के तौर पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके। तो सिक्स का आंसर आपका आएगा प्लाज्मा, दैट इज डी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Which of the branch depends on the Newtonian law of the motion of gravitation? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिक्स। सो न्यूटोनियन मोशन जो भी है वो सब मैकेनिक्स में आता है, जो आपको पता है अच्छी तरीके से, और ये जो आंसर है वो आपका मैकेनिक्स सी है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, force between two charges q and q2 at a distance r apart according to the Coulomb law that is proportional to the, अगर लॉ याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो, that is force between two charges is proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them, okay, so ये आपका ऑप्शन रहेगा बी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली W देन G एंड E, ओके। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन देनी है, ओके। चलिए, तो कंपैरिजन किस प्रकार देनी है, इफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर W, G एंड E, देन, तो आपको 4 टाइप की कंपैरिजन दी है, उसमें से आपको आंसर करना है। चलिए, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, चलिए, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ओके।
उससे वीक, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है, तो उसके बाद आएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ग्रेटर देन जी, हमारा ऑप्शन ई यहाँ पे वैलिड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द स्पेस इज होमोजेनियस, विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन is the result of this, and space is time is also homogeneous, आपको कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मिलता है? ठीक है, आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ डाउट है आपको, सीधा सीधा टेबल है वो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। फिर है क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिजिक्स। ओके, फिर है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इन शॉर्ट द ऑप्टिक्स। चलिए तो ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा हल्का सा बता देता हूं। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच वेयर वी आर डीलिंग एनीथिंग विच इज अबाउट द लाइट। ओके, यानी कि इन ऑप्टिक्स, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, ऑप्टिक्स। ओके, हियर वी आर डीलिंग the property of an object related to light। ओके, यानी कि कलर प्रॉपर्टी। ओके, फिर दूसरा क्या आएगा? यू कैन से हियर द लेंस एंड द मिरर फॉर्मूला। ओके, इसके अंदर ये सब स्टडी होता है। ओके, फिर और क्या यहाँ पे स्टडी होता है ऑप्टिक्स में? तो the total internal reflection। ओके, फिर हम क्या और पढ़ते हैं? मिरर फॉर्मेशन। फिर वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एटसेट्रा। ओके, तो ये जो कुछ स्टडी है वो सारी की सारी कहाँ आती है? ऑप्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, सो दैट वाज दी बिट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्टिक्स ब्रांच। उसके बाद है व्हाट इज द स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स। अच्छे से मैंने लिखवाया हुआ है, खुद सॉल्व कर सकते हो। गिव सम टाइप्स ऑफ द फोर्स। ओके, वो हम लाइव सेशन में अगर किसी को डाउट है तो डिस्कस करेंगे। गिव ओनली द नेम्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आपको खाली 4 नाम लिखने हैं। विच लॉ इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपी ऑफ द स्पेस। ठीक है, स्पेस आइसोट्रोपिक है तो उसके वजह से आपको क्या मिलेगा? यू कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें मिलता है। ठीक है, और उसके बाद है एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस। ओके, सो दैट इज इंडिविजुअली डिस्कस एंड रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन है पेपर सॉल्यूशन का वो खत्म होता है। फिर भी अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप मुझे डायरेक्टली
इनडायरेक्टली पूछ सकते हो. ओके, चले तो अब आ जाते हैं हम हमारे ओरिजिनल स्टोरी पर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम. ओके, हमारा सेकेंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और मेजरमेंट सिस्टम. तो यहाँ पे हम जितने भी फिजिकल यूनिट्स है, यह यूनिट सिस्टम क्यों बनी, रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमें वो क्या डेली लाइफ में किस तरीके से यूजफुल है, वो हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे. ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम का स्टार्टिंग कैसे हुआ होगा, ओके, उसका थोड़ी उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गेन करते हैं. सो दैट एंटायर स्टोरी इज as old as the entire human race is, you can say human race. यानी कि मानव का जितना इतिहास पुराना है उतना ही इतिहास पुराना फिजिक्स और मैथमेटिक्स का है. जब भी इंसान ने सोचना या समझना साइंटिफिकली नहीं, जस्ट वी कैन से दैट अपने आसपास को समझना शुरू किया होगा, तब से उसने सनराइज और सनसेट तो देखा ही होगा. ठीक है, सनराइज और सनसेट जैसी नेचुरल और फिजिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग से, बिफोर द ह्यूमन आर एग्जिस्ट, उससे पहले चालू है. तो हम रोज आसमान के अंदर इतना तो देख ही सकते हैं कि सन राइज होता है, सन सेट होता है, और मून भी राइज होता है, मून सेट होता है. ठीक है, और इन द नाइट स्काई देयर इज सो मेनी स्टार्स. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें और एक चीज. ओके, ये फर्क हमें स्टार्टिंग से दिखता है. सो दैट इज रिलेटेड विद द नंबर्स. तो हमें इसे समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नंबर सिस्टम चाहिए. ओके, और दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबर सिस्टम. ओके, और उसके बाद कई ऐसी प्रोसेसेस या डेली लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए कि जहां पे हमें रिक्वायरमेंट्स आई कि हमारे पास एक ऐसे सिस्टम हो, ओके, विच कैन रिलेट, विच कैन मेक इजी आवर डेली लाइफ प्रोसेस. यानी जो हमारी जो डेली लाइफ की प्रोसेसेस है उसे आसान कर सके, ऐसे सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट आई. And that is the starting point of the number system. That is started with the correlation. Okay, ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं कि जब भी we have started the farming, okay, खेती की शुरुआत हुई और उसके साथ साथ हमने हमारे यूज के लिए एनिमल, हमारे डेली लाइफ के बहुत सारे ऐसे कामों को आसान करने के लिए हमें एनिमल्स को भी पालना शुरू कर दिया. ओके, तो अब देखिए, मान ले किसी के पास 50-100 गायें थी. ठीक है, अब ये पूरा का पूरा झुंड, जब हम मान लो कि वी आर गोइंग फॉर द ग्रासिंग, और उसमें से कई गायें चली गई. ठीक है, हमें पता नहीं था, हमें काउंट करना नहीं आता था स्टार्टिंग में. ओके, तो पता कैसे चलेगा कि 50 गाय थी और 50 की 50 वापस आ चुकी है. सो वी कैन नॉट थिंक लाइक दैट. मान लो हमारे पास 10 बकरियां थी, ओके, और चराने गए और उसमें से 2-3 बकरियां भाग गई, तो पता कैसे चलेगा. ठीक है, तो हमें एक अंदाजा आता है ग्रुपिंग से कि हाँ कुछ कम हुआ. मान लेते हैं बकरी चराने गई, ओके, और 10-12 बकरियां और बाहर की हमारे पास आ गई, तो पता कैसे चलेगा कि एक्स्ट्रा आ गई. ठीक है, सो एक ग्रुपिंग से हमें पता चलता है कि इंप्रूवमेंट हुआ या डिप्रूवमेंट हुआ, इंक्रीमेंट आया, डिक्रीमेंट आया. ओके, सो एट दैट पॉइंट अ मैन स्टार्टिंग द कोरिलेशन. तो शुरुआत उसने क्या की कि एक पत्थर लिया एंड दैट टेंड्स टू अ वन एनिमल. ओके, तो जितने भी एनिमल्स उसके पास थे उतने उसने
स्टोन्स इकट्ठा कर लिए, और जब भी एक निश्चित वक्त के बाद वो स्टोन और एनिमल्स को कैलकुलेट करता था और कोरिलेट करता था। और अगर मान लो उसके बाद भी एनिमल्स बच जाते हैं, स्टोन खत्म हो गए फिर भी एनिमल्स बच जाते हैं, दैट मीन्स कि आपके ग्रुप में बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि ये एक्स्ट्रा एनिमल्स आपके पास आ गए हैं। ओके, और मान लो कि एनिमल खत्म हो गए, स्टोन्स फिर भी आपके हाथ में है, दैट मीन्स कि आप जितने भी एनिमल्स लेके गए थे वो पूरे पूरे वापस नहीं आए हैं, कई एनिमल्स गुटली मार के भाग गए हैं। ठीक है, तो उसे ढूंढा जा सकता है। सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कोरिलेशन एंड इमर्जिंग नंबरिंग सिस्टम। ओके, तो ये एक आइडिया किसी बुक के अंदर लिखा हुआ था जो मैंने आपको बताया, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट्स की और मेजरमेंट्स की। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट। ओके, तो यूनिट की डेफिनेशन क्या है ये समझिए। सो हम कह सकते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को पर्टिकुलर एक यूनिट के अंदर मापा जाता है, राइट। इंडिविजुअल एंड ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो यूनिट्स के अंदर होता है, राइट। चलिए, मैंने यहाँ पे फंडामेंटल्स लिख दिए हैं। तो results of a measurement of a physical quantity is expressed by a number with its unit. Okay, यानी कि हमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना है वो कोई ना कोई नंबर में करेंगे हम, ठीक है। जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ठीक है, 50 किलो, 100 किलो, राइट, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। सो each and every physical quantity are measured in numbers with its unit. Okay, so फिर से थोड़ी हल्की सी जो डेफिनेशन है यूनिट की, ओके, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स अ सर्टेन बेसिक आर्बिटरी system which is chosen, okay, and that should be internationally accepted, and that is called unit. Okay, यानी कि जैसे हम मीटर की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर इंटरनेशनल है, तो यहाँ पे भी चाहे चाइना में, यूएस में, यूके में, यूक्रेन में, कहीं पे भी जाओ 1 मीटर 1 मीटर ही रहेगा। ओके, सो दैट स्टैंडर्ड विच इज चूज आर्बिटरी, हमने 1 मीटर को 1 मीटर ही कहा है, वो रैंडमली चूज किया गया है, और उसके कई स्टैंडर्ड्स हैं, किसे 1 मीटर कहा जाए, किसे 1 सेकेंड कहा जाए, राइट, किसे 1 एम्पियर कहा जाए। तो ये स्टैंडर्ड्स जो है वो इंटरनेशनली डिराइव्ड होते हैं, कोई एक जगह पर नहीं, ठीक है। लाइक यहाँ पे 1 मण चलता है, बराबर, 20 किलोग्राम का जो बंच है उसे गुजराती में मण कहा जाता है, बट वो इंटरनेशनली नहीं चलेगा। ओके, सो सच काइंड ऑफ अ सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, दैट आर्बिटरी यूनिट्स, ओके, या फिर दैट आर्बिटरी थिंग कैन बी कॉल्ड अ यूनिट, राइट। तो यूनिट किसका होता है, कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का होता है, और जो हमें मेजर करनी है, तो मेजरमेंट किस में होगा, तो वो पर्टिकुलर नंबर के साथ उसके यूनिट में डिस्क्राइब होता है। ओके, द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर टू बी मेजर्ड इज वेरी लार्ज, यानी कि ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज है हमें जिसका मेजरमेंट लेना है या कर सकते हैं, जो पॉसिबल है। ओके, बट उसमें से कई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो यूनिक है, और वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में समझाई नहीं जा सकती या एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दैट यूनिक फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उसकी जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहे जाएंगे। ओके, मैं एग्जाम्पल देता हूं जिससे क्लियर कट हो जाएगा। जैसे कि लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज मेजर्ड इन मीटर। Okay, same way, time
is a physical quantity. Okay, and that is measured in a second. अब लेंथ को आप टाइम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. टाइम कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ किलोग्राम, दैट आर यूनिक. ठीक है, बट वेलोसिटी को मेजर कर मुझे एक्सप्लेन करना है, सो दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर. ओके, यानी कि वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है जो हम मेजर कर सकते हैं. ओके, आप एक्टिवा या बाइक के, कार के हर एक डायल पे, स्पीडोमीटर पे दिखती है वो स्पीड. ओके, बट उसको हम बेस यूनिट्स में यानी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्लेन कर सकते हैं. वेलोसिटी को हम किससे में मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड में. मीटर इज अ फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक यूनिट, एंड टाइम इज ऑल्सो बेसिक यूनिट. ठीक है, तो हमारे पास ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी है which are going to be measured, but the thing is some physical quantity which are basic, okay, which are unique, और इन सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स और बेस फिजिकल क्वांटिटी. ओके, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को बेसिक यूनिट कहा जाएगा या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा और उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाएगा. ओके, so such physical quantities are called base quantities and their units are called base units or fundamental units. Okay, other units can be expressed by using base units are called derived units. ठीक है, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है कि डेराइव्ड क्वांटिटी है. ठीक है, तो आप कह सकते हो डेराइव्ड है. क्यों? उसको हम किसका यूज करके? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे? डेराइव्ड कहे जाएंगे. ओके, तो किसे फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाए? तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिस्टम, एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, हमने 7 फिजिकल क्वांटिटी को बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा है और उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहा है. ठीक है, और वो 7 कौन कौन से हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, और उसके साथ साथ एसआई सिस्टम के आने से पहले कौन कौन से सिस्टम्स या मेजरमेंट सिस्टम अब तक आ चुकी है वो भी हम उसी के साथ देखेंगे. ठीक है, सो हमने आज यूनिट्स क्या होता है वो समझा, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स के बीच में फर्क समझा, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो हमने देखा, बट उनमें से हमें मेजरमेंट जिसका करना है, ओके, उसके लिए हमें जो आवश्यक या रिक्वायरमेंट यूनिट्स हैं वो केवल 7 है. उन 7 फिजिकल यूनिट्स का आप इस्तेमाल करके ये हजारों फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हो. ओके, वो हम फ्यूचर में देखेंगे. And that all are called derived physical quantity or derived units. Okay, so I hope you have enjoyed. ठीक है, और कोई भी डाउट्स है एग्जाम के, कोई भी क्वेश्चन में, तो फिर से आप मुझे पूछ लेना. और आई होप कि आपने पेपर जमा कर दिए होंगे. वेरी सून यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द पेपर्स विच यू हैव रिटन. ठीक है, और फिर भी अगेन रिपीटिंग, कोई भी डाउट्स हैं तो बिना झिझक किए फोन या मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, सो दैट वाज द स्टोरी अबाउट यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम. ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको एंटरटेनिंग रहा होगा. बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने गेन की होगी नई नई. और कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्यूरियोसिटी है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. ठीक है, टेक केयर, बाय बाय.